Hello everyone, once again welcome back to my channel. So in this video we are going to see that what is recursion, what do you mean by recursion. So अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को रिकर्शन का नाम सुनते ही डर लगता है, बट ऐसी बात नहीं है। रिकर्शन बहुत ईजी होता है समझने में। अगर एक बार समझ में आ गया तो लोग रिकर्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि रिकर्शन में लॉजिक बनाना होता है बस, और कोड बहुत कम लिखना होता है। सो चलिए देखते हैं रिकर्शन क्या होता है। So for the first point, recursion is a process in which a method calls itself continuously. So how does a method call itself continuously? As we know कि जो भी हमारा प्रोग्राम है वो मेन मेथड से शुरू होता है। तो मेन मेथड से हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, फिर फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता रहता है। जैसे कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे फंक्शन का नाम बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन का नाम लेते हैं हम ए। सो ये हमारे कोई फंक्शन है जिसके अंदर कोई कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 स्टेटमेंट्स हैं, और फिर उसके बाद फंक्शन कॉलिंग है। फंक्शन कॉलिंग हो गया हमें सिंपली एक और ब्रैकेट, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे मेन मेथड के थ्रू, ये हमारा मेन मेथड हो जाएगा। मेन मेथड के अंदर हम फंक्शन ए को कॉल कर रहे हैं। तो जब हमारे मेन मेथड कॉल होगा फिर हमारे ए मेथड कॉल होगा। ए मेथड के थ्रू हम यहाँ पे आए, ठीक है। अब ए मेथड के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये हो गया, फिर यहाँ पे आएगा। तो ए फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा है, तो ये दोबारा यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा, दोबारा इसको कॉल करेगा, दोबारा 1 2 3 स्टेटमेंट को परफॉर्म करेगा, फिर दोबारा 4th स्टेटमेंट में आके दोबारा से यहाँ से फंक्शन कॉलिंग ऐसे ही होती रहेगी जब तक ये टर्मिनेट ना हो जाए या मेमोरी ओवरफ्लो ना हो जाए। ये हम आगे बात करेंगे मेमोरी ओवरफ्लो क्यों होगी, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। अ मेथड व्हिच कॉल इटसेल्फ इज नोन एज अ रिकर्सिव मेथड। सो जो मेथड खुद को बार बार कॉल कर रहा है तो एक तरह से रिकर्शन हो रहा है, तो रिकर्सिव मेथड बोलेंगे इसको, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो जाता है हमारा, इट मेक्स द कोड कॉम्पैक्ट बट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सोचने की जरूरत है कि ये कोड तो छोटा हो जाएगा बट कॉम्प्लेक्स भी होगा। जैसे कि हमने आइटरेशन की मदद से ये प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। इसकी लाइन है कम से कम 100। इसी सेम प्रोग्राम को हम लिखते हैं रिकर्शन के थ्रू, तो तब इसकी लाइन बैठती है 50। समझ लो 50 लाइन बैठी, ठीक है। ऐसे करके 50 लाइन आए। तो जो हमारा 100 लाइन्स में कोड समझा रहे थे प्रोग्रामर, तो वो समझने में इजी थी क्योंकि उन्होंने हर चीज को खुला एक्सप्लेन किया हुआ था, पूरा एलेबोरेट करके लिखा हुआ था। अभी रिकर्शन में क्या हो गया, वो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया। अब कॉम्पैक्ट तो हो गया, छोटा दिख रहा है, अच्छा भी लग रहा है आपको को, बट इसको जब समझेंगे तो समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और हो सकता है कुछ लोगों को समझ में भी ना आए। तभी जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम होता है वो आइटरेशन वाले तो सबको समझ में आ जाते हैं, बट जो रिकर्शन वाला होता है वो कुछ लोगों को समझ में आता है। अगर आपने कभी सॉल्व किया होगा तो आपको भी यही ऐसे लगा होगा कि रिकर्शन बहुत हार्ड है, बट रिकर्शन इजी होता है। इसको आगे देखते हैं एग्जांपल के साथ। So with the help of the example, let's see the difference between the infinite recursion and finite recursion. So let's come to the infinite recursion. So what is infinite recursion? So with the name of the infinite recursion, we understand that the recursion is going to take place infinite times. So let's see what this program do. So first thing is we are going to create the class. So class name is r_e. This is recursion example. So public static void main, we have created the function name p here. Then we have created the method p, and it is static void p. And in this there is statement system.out.println hello. Then again we are calling the function p. So let's see how this function will work. So from here we are calling this function. So from here we have come to this function. Then in this function there is this statement number 1. So we are printing this hello. Then again we are coming to this statement number 2 p. So this is the calling of function. So we again go to static void p. Then again we come to statement 1. Then again we print the hello. Then again
the p function, then again we print the hello, then again we come to p function, then again we call the hello. So this process will continue till the stack of memory overflows. Stack of memory overflows. ठीक है. So now let's come to the finite recursion. So what is finite recursion? As the name suggests, that there will be a count to a recursion, that how many times it can recurse the function. So let's see. Public, first thing we have created public class re, r underscore e, recursive example. Then we have created the int count equal to 0, and it is a static variable. Then we have created the main method, and in main method we are calling the p function. Then we have created the p function. In p function we are incrementing the count by 1. Then we are checking if count is less than equal to 5. Here we have applied the condition check, so that our program will not go for recursion, infinite recursion. Then we are printing this hello. Then we are again calling this p function. So let's see the working. So our count is 0 at the beginning. Then on function calling we are incrementing this 0. So now count becomes 1. Now we will see that count is less than equal to 5. The condition becomes true. Then we will come into this loop, into this block. Then we are going to print hello. Then again we will call this function p. Then again we will increment the count. Now count becomes 2. Then we will check count is less than equal to 5. Yes, condition becomes again true. Then again we will print hello. Then again we will call the p function. Then again we will increment the count. Then again we will check the count is less than equal to 5. The condition again becomes true. Then it prints hello. Then again we will call this function. Then again count will increase by 1. It becomes 4. And 4 is less than equal to 5. Then again it will print hello. Then again it will call the function p. Then again here it will increment the count by 5. By 1 it becomes 5. Then 5 is not less than 5, but 5 is equal to 5. So hence condition becomes true again. Then again we will print the hello. Then we will call this function again p. Then again we will increment the count by 1. Now it becomes 6. So 6 is not smaller than 5 and not equal to 5. Hence the condition becomes false. So it will not go in this block. It will come out. Hence the function p will complete. Then again it will go back to the main, and here no further conditions are here. So our program will finally stops. So at the output screen we will see the 5 hello printed, and the count value will be 6. So this is the difference between finite recursion and infinite recursion. So let's see the factorial program through recursion. So we are going to make this little bit user friendly. So for that we have to use this scanner class. So scanner के लिए import वगैरह तो पता ही है सबको, पहली वीडियोस में भी बता रखे हैं. यहाँ पे थोड़ा कॉमनली लेके चलेंगे कि वो सब आपको पता है, छोटी छोटी चीजें. तो पब्लिक, सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करेंगे पब्लिक क्लास फैक्टोरियल. ये हमारी क्लास का नेम हो गया है. अभी इसके अंदर हम मेन मेथड पहले बना लेते हैं. तो पब्लिक स्टैटिक void main string args. Then we are printing sop.ln. Enter the number to find the factorial. So यहाँ पे int n equal to sc dot नेक्स्ट इन आ जाएगा. देन एन में हमारा फैक्टोरियल आ जाएगा. यहाँ पे हमारी स्कैनर क्लास होगी. स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन.
then we are passing this n to factorial. So our function name will be fact, F-A-C-T. So fact n, and we are printing SOP-ln factorial equal to n. So this is the main. Now we are creating the factorial method. So we will take static int fact. Here int a we are taking. So now we are checking that if a is equal 1. If a is equal 1, it will return 1. Else what it will return? See, किसी भी चीज का फैक्टोरियल होता है तो कैसे निकलता है 5. फिर 5 minus 1 4, 4 minus 1 3, 3 minus 2, 3 minus 1 2, 2 minus 1 1, 1 minus 1 0, 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है. तो हम 1 पे स्टॉप हो जाएंगे. अब इन सबको मल्टीप्लाई करना होता है तो हमारा आंसर आता है फैक्टोरियल 120. ठीक है, तो इसी मेथड को हम यहाँ पे यूज करेंगे. एल्स रिटर्न n into fact of n minus 1. सो ये हमारा प्रोग्राम है फैक्टोरियल का थ्रू रिकर्शन. यहाँ पे हमारा रिकर्शन हो रहा है. तो अब इसकी वर्किंग भी देख लेते हैं. यहाँ से तो n यहाँ पे पास हो गया सपोज 5. ठीक है, या 3 ले लेते, थोड़ा छोटा सा नंबर 3 ले लिया. 3 इज इक्वल 1 नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हुई. एल्स में गया तो ये क्या हुआ 3 into fact of n minus 1. n क्या था 3, 3 minus 1 2. तो fact of 2 कॉल हुआ और fact of 2 क्या देगा हमें 2 इक्वल 1 नहीं. यहाँ पे देगा रिटर्न 2 into fact of 2 minus 1 1. तो इसके बाद fact 1 क्या देगा हमें a इक्वल 1 ट्रू होगा तो रिटर्न करेगा 1. अब यहाँ से होती है शुरू बैक ट्रैकिंग. हम यहाँ से पीछे जाएंगे तो इसी को बोलते हैं बैक ट्रैकिंग. तो फैक्ट 1 ने कैलकुलेट किया 1, बट फैक्ट 1 की जगह अब क्या आ जाएगा 1. 2 into 1 क्या हुआ 2. फिर फैक्ट 2 क्या रिटर्न करेगा 2 को, क्योंकि ये हो गई ना बैक ट्रैकिंग इसकी. फिर 3 into 2 क्या होगा 6. तो इसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 6. तो आंसर क्या होगा 6. वैसे हमारे सही होगा. और फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या होता है 6 ही होता है, क्योंकि 3 into 2 into 1 equal to 6. तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम होते हैं रिकर्शन के. With the help of recursion, we have solved the Fibonacci series also. If you have not watched that video, please go and watch that video also, so that your concept will be clear. So, we will meet in next video. Till then, thank you for watching.